अच्छा भाई, तो आज बड़ी मुख्तसर क्लास होगी कि जैसे ही बॉर्डर लाइन हमारा कंप्लीट होगा तो मैं आज क्लास ऑफ कर दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर मैं चैप्टर 3 कल से ही स्टार्ट करूँगा। अधूरा काम मुझे करने का कोई इरादा नहीं। तो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स के बाद अगले जो हाइड्राइड्स हैं हमारे पास वो है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ठीक है, अगली जो हाइड्राइड्स की टाइप है उसे हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहते हैं। और तो अच्छा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, सारी कहानी अब आपसे कर लेते हैं। सिलसिला कुछ ऐसा है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स किसके होते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये दो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स को। ठीक है। अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स को क्यों हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहते हैं? जो हाइड्राइड, पहली हाइड्राइड जो है सेलाइन हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स के हाइड्राइड होते हैं, सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के। बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2 के पहले और दूसरे एलिमेंट, सिर्फ ये दो नहीं होते, बाकी सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स और ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की जो हाइड्राइड होते हैं वो आयोनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये दो उस क्लास में क्यों नहीं जाते? ऐसी क्या वजह है कि ये दो उस टाइप में शामिल नहीं होते? ये दो को हम अलग से देखते हैं, अलग से पढ़ते हैं, क्यों ऐसा क्यों है? तो अब इस क्यों का जवाब क्या किसी के पास है? सर स्ट्रक्चर चेंज होता नहीं, एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होता है। एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होता है, ठीक है। और कुछ इससे मतलब एटॉमिक रेडियस वाली जो बात की है ना तुमने, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रीजन तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेट करके आप ऑथेंटिक रीजन तक जा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड कैसे बनेगा? पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनेगा पॉलीमेरिक रिएक्शन से। और पॉलीमेरिक रिएक्शन कौन सा होता है? कोवेलेंट रिएक्शन होता है। अच्छा, कोवेलेंट रिएक्शन में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। उसकी जगह जो पहले वाले टाइप जिससे इनको अलग किया है, वहां पर कौन सी बॉन्डिंग होती थी? वहां पर आयोनिक रिएक्शन होता था। और आयोनिक रिएक्शन में आपको पता है कि ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां पर होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ट्रांसफर का मतलब हुआ एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला गया मुकम्मल तरीके से। शेयरिंग का मतलब हुआ दो एटम बराबरी से इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। अब इसके रीजन क्या है? इसके दो रीजन हैं, याद रखना। यानी कि कोवेलेंट की तरह बिहेव करता है हाइड्राइड्स की सूरत में, तो इसकी क्या वजह है? तो इसका पहला रीजन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे अभी किसी ने बताया कि सर एटॉमिक साइज जो है वो इसका वजह हो सकती है, तो आपने बहुत जनरल वे में बता दिया। इसी से रिलेट करके आगे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो छोटे एटम्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जो बड़े एटम होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। सही है ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होती है, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। याद रखना कि आयोनिक वाली कंडीशन इनके लिए फेवरेबल नहीं होगी, तभी ये कोवेलेंट वाले रिएक्शन की तरफ गए हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आयोनिक बॉन्ड यानी कि आयोनिक हाइड्राइड में क्यों नहीं जाते। अभी मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली वजह क्या है कि सर इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये जो है सर वो आयोनिक रिएक्शंस नहीं करते या नहीं कर पाते। इस वाले केस में कुछ एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में नहीं करते। सही है?
मुझे अगर वैल्यूज इनकी थोड़ी बहुत मैं याद करने की कोशिश करूं तो जहां तक मुझे याद पड़ता है बेरिलियम की 899 किलो जूल्स पर मोल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और मैग्नीशियम की 737 किलो जूल्स पर मोल होती है। ठीक है, तो ये हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इस हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालना मुश्किल होता है। अब आयोनिक रिएक्शन के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे में जाए, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। अच्छा, अब इसमें दूसरा रीजन क्या है? इनकी दूसरा रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। देखो, दो एटम्स हैं और उन दो एटम्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया आपस में, ठीक है। अब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। अब ये जो शेयर पेयर है, ये शेयर पेयर इस एटम में भी रिवॉल्व करेगा और इस एटम में भी रिवॉल्व करेगा। अच्छा, ये जो शेयर पेयर है उसको इस वाले एटम में टाइम ज्यादा लगेगा और इस वाले एटम में उसको टाइम कम लगेगा रिवॉल्व करने में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शेयर पेयर इस वाले एटम में टाइम ज्यादा गुजार रहा है और इस वाले एटम में टाइम कम गुजार रहा है। इस वजह से इस एटम को मैं कहूंगा कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो हाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ के रखने की सलाहियत इस वाले एटम के मुकाबले में इसकी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर पेयर को अपने साथ जोड़ के रखने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है। तो इन दो एटम्स की, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, सर फिर बता दें। अच्छा, फिर बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपकी आवाज अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दो एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये जो शेयर पेयर है ये दोनों एटम्स में बराबरी से घूम रहा है, बराबरी से नहीं घूम रहा, दोनों एटम में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इस शेयर पेयर को इस वाले एटम का चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लगेगा और दूसरे वाले एटम का चक्कर लगाने में टाइम कम लगेगा। अब किसी के जहन में सवाल है कि सर ये तो साइज की वजह से हो रहा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। आप बड़े सर्कल में घूमे टाइम ज्यादा लगेगा, छोटे सर्कल में घूमे टाइम कम लगेगा। तो बेटा, बड़े साइज की वजह से तो हो रहा है, मैं नहीं मना कर रहा कि साइज की वजह से ये नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम कॉन्सेप्चुअली ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये वाला एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा पावरफुली खींच रहा है, ये वाला एटम कम पावरफुली खींच रहा है। साइज वाली बात भी अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं। तो बस ये जो ज्यादा पावर से खींचने वाला एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और जो कम पावर से खींचने वाला होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब मैं बात बताता हूँ तुम्हें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.20 वैल्यू है। बेरिलियम की और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके काफी करीब करीब होती है। बेरिलियम की होती है 1.57 और मैग्नीशियम की होती है 1.31। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन के करीब होती है। करीब का मतलब, अब कोई बोले भाई सर ये तो अच्छा खासा डिफरेंस है। भाई देखो, बेशक होगा डिफरेंस, लेकिन एलिमेंट्स के मामले में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कम है, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरा जरा सी वैल्यू के ऊपर बात बदल जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, इन दो एलिमेंट्स के दरमियान, वो भी कम है। तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो एटम के डिफरेंस से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड आयोनिक है, कोवेलेंट है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। उसमें एक बात थी, मैं मिसाल देकर बताता हूँ। HCl था, हाइड्रोजन की वैल्यू 2.2, क्लोरीन की वैल्यू होती है 2.9, 3 होती है सर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस आएगा क्या? 0.8 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। सही है। इसी तरीके से एक आयोनिक कंपाउंड ले लेते हैं NaCl। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 0.9, क्लोरीन की होती है 3। डिफरेंस निकालो इन दोनों का तो डिफरेंस आएगा 2.1। तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी कंपाउंड का 1.7 से छोटा है तो वो कोवेलेंट होता है और अगर 1.7 से बड़ा है तो वो आयोनिक होता है। अब जरा यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में। ये हम ऊपर निकाल बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में, तो बेरिलियम की वैल्यू है 1.5 और हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.2। माइनस करोगे आंसर बचेगा 0.7, इसलिए
तरीके से मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में भी निकाल लो। हाइड्रोजन मैग्नीशियम की वैल्यू है 1.3, मैग्नीशियम की है 2.2, माइनस करोगे आंसर बचेगा 0.9। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ी थी चैप्टर 4 में, अगर वैल्यू यानी कि जो आंसर का डिफरेंस है ये 1.7 से छोटा होगा तो कंपाउंड कोवेलेंट होगा, बड़ा होगा तो कंपाउंड आयोनिक होगा। अब बताओ जरा मुझे, वैल्यू छोटी आ रही है 1.7 से, 0.9 और 0.7। 1.7 से छोटी है, 1.7 से छोटी है तो कोवेलेंट है कंपाउंड, और 1.7 से बड़ी है तो आयोनिक है कंपाउंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? जी सर। ये दो वजूहात हैं। अच्छा, ये रीजन में भी पूछा जाता है तो जरा इसको जहन में अपने नशीन कर लेना कि ये क्या है, और मतलब इनका जो रिएक्शन वगैरह रीजन पूछ लिया जाता है कि ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्यों बनाते हैं। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड इनके बनाने की वजह ये दो है। सही है, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? जी सर। अच्छा, इसको ना प्रॉपर वर्डिंग्स में भी नोट कर लेना। उसकी वजह ये है कि नोट्स में इसका रीजन लिखा हुआ नहीं है, शायद पक्का नहीं है, तो वो लिख लेना अपने पास। रीजन मैंने इसीलिए बोर्ड पर आप लोगों को मैंने इसको मिटा कर दिया। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन इसको बनाते कैसे पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। अच्छा, प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड या मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड, और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं सलाइन या आयोनिक हाइड्राइड्स, लिथियम हाइड्राइड और इधर ले लो सोडियम हाइड्राइड। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन का एक मसला है, क्लोरीन यानी सारे हैलोजन मेंबर्स का एक मसला है क्या, कि ये अल्कली मेटल्स के ना दीवाने होते हैं। जहां अल्कली मेटल मिला अपना घर बार दुनिया सब छोड़कर ही अल्कली मेटल के पास चले जाते हैं। सही भाई? तो ये क्लोरीन को यहाँ अल्कली मेटल नजर आए, लिथियम और सोडियम, इन्होंने इससे पीछे छुड़ाया और ये चले गए इनके पास। ठीक है? अच्छा, ये इनको धोखा देकर गए, लिथियम और सोडियम इस हाइड्रोजन को धोखा देके गए, तो ये हाइड्रोजन गई इसके पास और ये हाइड्रोजन गई इस वाले के पास, रिएक्शन हो गया। तो प्रिपेयर करने का इसको यही एक तरीका है, वरना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इतनी आसानी से इनका होता नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की बात करें इनकी, तो अच्छा, चूंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे कि मैंने अभी बताया, और तो इनके अंदर ज्यादातर जो बिहेवियर होगा ये कोवेलेंट बिहेवियर होगा। तो ये एमॉर्फस होते हैं, इट इज एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं और स्टेबल होते हैं। ये तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं। यानी कि अगर इनको मैं 250 तक हीट करता हूं तो इनको कुछ नहीं होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन अगर मैं इनको 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हीट करूंगा तो ये हाइड्रोजन को इवॉल्व करने लगते हैं। मैं लिख देता हूं, हीटिंग above 250 डिग्री सेल्सियस ये प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा अगर मैं इनको 250 से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करना शुरू हो। ठीक है ना? अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लाई करती हैं आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बीच में। आयोनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स, आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं। जैसे कि आयोनिक हाइड्राइड्स हार्ड होते हैं और कोवेलेंट हाइड्राइड्स निस्बतन सॉफ्ट होते हैं।
तो ये जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स यानी कि बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये ना ही आयोनिक हाइड्राइड की तरह बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और ना ही कोवेलेंट की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बल्कि ये दरमियानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। इस तरह की बाकी और प्रॉपर्टीज भी ये मीडियोकर होती हैं, मतलब दरमियानी रखती हैं दोनों, ठीक है। और अगर इसको हम वाटर में डालें, मॉडरेटली स्टेबल होते हैं ये कंपाउंड, 100 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, यानी कि अगर इनके साथ हम रिएक्शन करवाना चाहें मुख्तलिफ चीज़ों का तो बड़ी आसानी से ये रिएक्शन हो जाता है, सही है। जैसे कि मैं मिसाल दूं कि अगर मैं बेरिलियम हाइड्राइड को हाइड्रोजन क्लोराइड में यानी HCl में ऐड कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो बहुत आसानी से बहुत तेजी से ये रिएक्शन कर लेती है, ठीक है ना। मॉडरेटली स्टेबल इन एयर और वाटर लिख देता हूँ, हवा में और पानी में, दोनों जगह ये मॉडरेटली स्टेबल होते हैं और बड़ी आसानी से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी कि अगर मेरे पास बेरिलियम हाइड्राइड या मैग्नीशियम हाइड्राइड मौजूद है तो उसे मैं हवा में ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसको कवर करके रखूं। क्यों? क्योंकि हवा में हमें पता है मॉइस्चर होता है और जब ये मॉइस्चर से ये पानी से रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत तेजी से रैपिडली जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं और ये कंपाउंड टूट जाता है। इस वजह से इसको खुला नहीं रखा जाता। और ये मॉडरेट स्टेबल का मतलब ये है कि एक होता है वेरी स्टेबल, एक होता है मॉडरेट स्टेबल और एक होता है लीस्ट स्टेबल। जो वेरी स्टेबल होता है ना उसको रिएक्शन करवाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि उसके रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। जो लीस्ट स्टेबल होता है वो आंख बंद डब्बा गोल वाला हिसाब है उसका, यानी कि उसको यहाँ मौका मिला उसने रिएक्शन कर लिया, ठीक है। और जो मॉडरेट स्टेबल होता है वो दोनों के बीच का होता है, यानी कि बहुत तेजी से भी रिएक्शन नहीं करता और बहुत आराम से भी रिएक्शन नहीं करता या बहुत मेहनत से भी रिएक्शन नहीं करता, कर लेता है लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत दरकार होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हाईली स्टेबल के लिए चाहिए होती है। तो अभी तक मेरी किसी बात में किसी को कोई सवाल? बेटा मेरी कोई बात में कोई सवाल किसी को? सर क्लियर है सर। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे चलूँ। ले लिया। अच्छा एक चीज है, ये सारी कहानियां तो मैंने तुम्हें समझा दी, सवाल ये उठता है कि इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्यों कहा जाता है? ये जो लफ्ज पॉलीमेरिक है इसका क्या मतलब है? देखो लफ्ज पॉलीमेरिक को मैं जरा अभी थोड़ा स्ट्रक्चर बना के तुम्हें समझाऊंगा। एक रिएक्शन था जो तुम लोगों ने 9 में पढ़ा होगा, मैं वही तुम्हारे सामने लिखा। एक कंपाउंड होता है ये CH2CH2, इसे हम कहते हैं ईथीन। अगर इस ईथीन को मैं बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रख दूं, चैप्टर 6 में भी आएगा ये, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तो ये ईथीन क्या करता है, इसके जो बीच वाला बॉन्ड टूटता है होता है वो बीच वाला बॉन्ड टूट के ना आगे लग जाता है। मतलब क्या है, देखो ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल है, तुमने उन करोड़ों मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में रखा तो इन करोड़ों में से जो एक होगा, समझ लो उसमें ये जो 2 CH2 है इसमें से एक डंडी टूटकर आगे लग जाएगी। जब आगे लगेगी तो वहां पर आगे दूसरा मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाएगा, उसके पास भी 2 बॉन्ड होंगे, वो भी एक डंडी तोड़कर आगे लगा लेगा, ठीक है। फिर एक और को मौका मिलेगा इसके साथ जुड़ने का, वो भी आकर जुड़ जाएगा, वो देखेगा तो जब पीछे से बॉन्ड बनाएगा तो एक डंडी तोड़कर आगे लगा लेगा। इसी तरीके से जो चौथा होगा उसको भी मौका मिलेगा इसके साथ जुड़ने का, वो भी जुड़ जाएगा, उसके बीच का जो डबल बॉन्ड होगा वो उसे तोड़कर आगे लगा देगा। तो एक लंबी सी, आप देख रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल, अब ये एक मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं रहेंगे, मतलब पहले कंडीशन क्या थी, पहले कंडीशन ये थी कि हर मॉलिक्यूल अलग अलग है। अब क्या हो रहा है, अब सारे मॉलिक्यूल जुड़ते चले जा रहे हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। इस रिएक्शन को ये देख रहे हो ना कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल करोड़ों की तादाद में मिलकर
जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमेरिक रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमेरिक रिएक्शन समझ में आया बेटा? जी सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक बेरिलियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, बल्कि दो मॉलिक्यूल। तो ये कोवेलेंट बिहेवियर की वजह से पता है क्या होता है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर किए हुए होते हैं। तो बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1s2। ठीक है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। अब ये जो शेयर पेयर होता है, ये जब एटम में रिवॉल्व कर रहा होता है, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है शेयर पेयर दोनों में। तो ये शेयर पेयर जब इस हाइड्रोजन की तरफ होता है, तो ये चूंकि मॉलिक्यूल्स बड़े करीब करीब होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये कभी छलांग लगा के बेरिलियम में भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आपको एक और बात भी पता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे HCl है, उसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है। पता है ना ये चीज बेटा? पता है सर। यस सर। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर बेरिलियम पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम होते हैं बड़े करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक दूसरे के अंदर, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल आना जाना कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान भी एक अनट्रू सा बॉन्ड बनने लगता है। इसी तरीके से इसके पड़ोस में भी कोई होगा, फिर इसके पड़ोस में भी कोई होगा। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्लों में अक्सर और बेशतर हमने ऐसा पाया है, फ्लैट्स में खुसूसन, कि फ्लैट में या मोहल्ले में कोई ना कोई फुप्पो होती है, फुप्पो टाइप होती है। मतलब उनका काम होता है कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है उसके अंदर जबरदस्ती दखलंदाजी करना। अपनी औलाद की परवाह नहीं होगी, लेकिन दूसरे की औलाद क्या कर रही है वो उनको देखना जरूरी है। वो देखे बगैर और उसकी शिकायत किए बगैर उनके पेट में दर्द खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही किस्सा है कि अपने घर में रहो नहीं, दूसरे के घर में क्या हो रहा है झाका ताकी करनी है। तो झाका ताकी के नतीजे में कोई इनके घर में जाकर वो अल्लाह की का कानून है ना भाई कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप किसी और के घर में जा रहे हो, कोई और आपके घर में जाकर है, फिर आपके घर में कोई और जाकर है। इस तरीके से एक लंबी सी चेन बन जाती है। तो जैसे यहाँ देख रहे हो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक बड़ी सी चेन बन जाती है मॉलिक्यूल्स की। इस वजह से इसे पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहा जाता है। समझ में आया बेटा? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सर। चल, तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया बेटा। और इंशाल्लाह अब जो हमारी आने वाली क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।